सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज इनफर्टिलिटी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है, लेकिन आईवीएफ को लेकर आज भी लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन, डर और मिथ्स हैं। तो आज हम समझेंगे आईवीएफ क्या होता है, आईवीएफ क्यों जरूरी होता है और क्या ये सच में सेफ है या नहीं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किन लोगों को आईवीएफ की जरूरत पड़ती है, इसका सक्सेस रेट कितना होता है और आईवीएफ जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसके अलावा हमने प्रेगनेंसी केयर और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में भी बात की है। इन सभी सवालों के जवाब देने आ रहे हैं डॉक्टर प्रीति, जो कि एक गायनाकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, इससे हमें एक्सपर्ट्स लाने में मदद मिलती है और आप तक सही और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचाने में सपोर्ट मिलता है। आइए शुरुआत करते हैं। नमस्ते डॉक्टर प्रीति, आपका स्वागत है मेरे चैनल पॉडकास्ट विद शिल्पा में। हेलो शिल्पा, आपके साथ पॉडकास्ट करने का मेरा ये सौभाग्य है एंड आई एम वेरी हैप्पी। और सारे आपके पॉडकास्ट के व्यूअर्स को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो किन लोगों को आईवीएफ की जरूरत पड़ती है? राइट, इसको हम इजी समझने के लिए हम्म। डिवाइड कर लेते हैं मेल फैक्टर्स एंड फीमेल फीमेल, फैक्टर्स। हाँ। सो मेल फैक्टर्स मतलब कई लोगों के स्पर्म्स बहुत कम होते हैं, स्पर्म काउंट इज वेरी लेस। सो हम्म। जब स्पर्म काउंट बहुत लेस होती है तो हम्म। फिर आपके कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है। हम्म। सेकेंडली, कुछ लोग जो है वो इंटरकोर्स ही नहीं कर पाते हैं, तो हम्म। उन केसेस में भी आईवीएफ या आईयूआई किया जा सकता है। हम्म। अब फीमेल फैक्टर्स में आता है, अगर आपके फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, हम्म। अगर फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड होंगी तो नेचुरल फॉर्म में कंसेप्शन नहीं पॉसिबल है। हम्म। सेकंड होता है कि आपके एग्स बहुत कम है, आपकी एज ज्यादा है, तो उस कंडीशन में भी आईवीएफ रिकमेंडेड होता है। और उस समय हम लेजर बायोप्सी भी करते हैं एम्ब्रियो की, कि वो जो एम्ब्रियो बना है वो जेनेटिकली एबनॉर्मल तो नहीं है। तीसरा कंडीशन होता है कि आपका सब कुछ ठीक है पर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, कर दिस पा इज रहे हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो उन कंडीशंस में भी आईवीएफ काम आता है। टॉप 3 रीजंस आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इतना ज्यादा इनफर्टिलिटी क्यों देखी जा रही है। ओके, सो द फर्स्ट रीजन इज कि हमारी एज ऑफ मैरिज एंड कंसेप्शन चेंज हो गई है। हम्म। जो एक फीमेल के लिए अभी भी आइडियल एज है फॉर द एग एंड फॉर कंसेप्शन इज बिटवीन 25 to 32 years ऑफ एज। हम्म। पर आजकल सब लोग करियर कॉन्शियस हैं, जिसमें कोई नुकसान नहीं है। सो हम्म। उस वजह से वो लोग लेट शादी करते हैं, लेट चाइल्ड हम्म। बियरिंग करते हैं। तो आप जितना लेट चाइल्ड बियरिंग करोगे उतने आपकी एग की क्वालिटी खत्म होती जाती है या डिट्योरेट होती जाती है, और फिर इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या एज आईवीएफ की सक्सेस में मैटर करता है, वुमेन्स की स्पेशली? यस, एज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 35 के बाद हमारे जो एग्स होते हैं वो ना सिर्फ क्वांटिटी बट क्वालिटी में भी खराब होते जाते हैं। तो ओके। जितने यंग एज पे कंसीव करो बेटर है। पर हम्म। अगर आप नहीं कंसीव करना चाह रहे तो फिर एग फ्रीजिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। हम्म। आइडियल एज फॉर एग फ्रीजिंग इज 25 to 30 ईयर्स ऑफ एज। तो हम्म। जो गर्ल्स को ये है कि हम लेट शादी करेंगे या हम लेट हम्म। लेटर ऑन जाके प्रेगनेंसी करना चाहते हैं, तो वो हम्म। फिर 25 to 30 ईयर्स ऑफ एज में अपने एग्स फ्रीज करा सकते हैं। आई थिंक आपने ये बहुत ही वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है डॉक्टर प्रीति हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि इससे उन्हें आईवीएफ की सक्सेस में एज का रोल समझने में मदद मिलेगी। क्योंकि करेक्ट। आजकल सब लोग पढ़ाई करते हैं, फिर मास्टर्स करते हैं, तो काफ़ी देरी हो जाती है शादी करने में, एंड देन कई बारी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आपने बताया कि एग्स की क्वालिटी आफ्टर 30 डिक्रीज होती जाती है, तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो ये आपने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बताया हमारे व्यूअर्स के लिए। आईवीएफ एक्चुअली पेनफुल है या ये सिर्फ एक लोगों का डर है मन में? आईवीएफ एक्चुअली इज टोटली पेनलेस, और इनफैक्ट अभी रिसेंटली हमारे सेंटर पे निडल लेस आईवीएफ हो रहा है, मतलब आपको इंजेक्शन ही नहीं लगेगा। ओह देर इज वाह। अ न्यू सिस्टम विच इज निडल फ्री हार्मोन डिलीवरी सिस्टम।
सो आजकल हम वो यूज कर रहे हैं, तो जो छोटा मोटा पेन इंजेक्शन की वजह से होता था वो भी खत्म हो गया है। हम्म। सो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो आपको सेंटर से ही चूज करना है। हम्म। क्योंकि कई सेंटर्स में इंजेक्शन्स जो हैं अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं यूज किए जाएं हम्म। या फिर एनेस्थेटिस्ट अच्छे नहीं बुलाए जाते तो फिर आईवीएफ पेनफुल हो जाता है। हम्म। अब जैसे हम लोग के सेंटर पे यू गेट वन ऑफ द बेस्ट इंजेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड, और अब तो हम इंजेक्शन भी नहीं यूज कर रहे, हम निडल फ्री डिलीवरी सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो हम्म। उसमें आपको इंजेक्शन ही नहीं लगता है। हम्म। देन वी कॉल दी एनेस्थेटिस्ट, अ प्रॉपर एनेस्थेटिस्ट, जो आपको हाथ से एनेस्थीसिया दे के बेहोश कर देता है फॉर 5-10 मिनट्स। और हम्म। उस समय हम वेजाइनली एग पिक करते हैं, तो हम्म। आपको पता ही नहीं चलता कि आईवीएफ हुआ है। सो हम्म। एक्चुअली अगर प्रॉपरली करो इट इज टोटली टोटली पेनलेस। हम्म। आपने बहुत अच्छी बात बताई है व्यूअर्स के लिए। आई थिंक बहुत कम लोगों को अवेयरनेस होगी इस चीज़ की कि आजकल पेनलेस निडल्स और ये सब चीज़ें आ गई हैं, जिससे आईवीएफ बिल्कुल भी पेनलेस ट्रीटमेंट रह गया। इनफैक्ट मुझे भी आपसे ही अभी पता लग रहा है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी आ रही हैं और हमें उसके करेक्ट। बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो मेरा सेकंड स्टेटमेंट आपसे है कि आईवीएफ बेबीज हेल्दी होते हैं या इसमें कोई लॉन्ग टर्म रिस्क होता है? आईवीएफ बेबीज उतने ही हेल्दी होते हैं जितने कि नेचुरल कंसेप्शन से होते हैं। अब हम्म। हर प्रेगनेंसी में 1% रिस्क ऑफ एबनॉर्मल बेबी रहता ही है। अब हम्म। जैसे ऑटिज्म है या कोई और जेनेटिक डिफेक्ट है, आप इसको हम्म। 100% रूल आउट नहीं कर सकते। हम्म। सेम आईवीएफ में है कि हम्म। जो बैकग्राउंड रिस्क है वो आप रूल आउट नहीं कर सकते। हम्म। थोड़े से एबनॉर्मेलिटीज हम इसलिए ज्यादा देखते हैं क्योंकि आईवीएफ एज वी डिस्कस्ड ओल्डर एज में किया जाता है। जब हम ओल्डर एज में आईवीएफ कर रहे हैं तो हम्म। ऑब्वियसली एबनॉर्मल बेबी के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए लोग इसको आपस में कोरिलेट कर लेते हैं। हम्म। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आईवीएफ अगर जितना जल्दी करें और जितनी हम्म। जल्दी एज में करें उसका सक्सेस रेट उतना ही ज्यादा होता है। सो आप बिल्कुल एंड तक वेट ना करो, क्योंकि आजकल ये नहीं माना जाता कि आईवीएफ इज द लास्ट और द फर्स्ट प्रोसीजर। हम्म। जिस प्रोसीजर की जरूरत है उसको सही टाइम पे करोगे तो आपके रिजल्ट्स बेटर होंगे। जो आईवीएफ है वो क्या ऑटोमेटिकली हाई रिस्क प्रेगनेंसी में फॉल करता है या वो एक मिथ है? नहीं, आईवीएफ इज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। क्यों? हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आईवीएफ कौन कराते हैं? जिनकी एज ज्यादा होती है। अभी भी हम्म। 20 साल का बच्चा आके आईवीएफ नहीं नहीं कराता है। कराएगा, राइट। तो हम्म। अगर उसकी एज ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाता है। हम्म। सेकंड, बड़ी मुश्किल से प्रेगनेंसी हुई है ना, इतने हम्म। सालों प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। सो हम्म। अगेन कम्स इन द हाई रिस्क। हम्म। थर्ड, कुछ ना कुछ कारण होगा ना कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। उस राइट। फीमेल में कुछ ना कुछ कारण, या तो उसका बीपी बढ़ा हुआ है, या हम्म। उसके स्पर्म काउंट हस्बैंड के कम है, या हम्म। उसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है। सो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से अगेन इट बिकम्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हम्म। मैंने Fourthly, it ऐसे। is हाँ। not a natural pregnancy. It is with the hormones and also again it becomes a high risk pregnancy. हम्म। तो रियलिस्टिकली इसका सक्सेस रेट कितना होता है? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन से आते हैं जिनको आईवीएफ कराना होता है। तो आई थिंक ये बहुत एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी हमारे व्यूअर्स के लिए। राइट। सो ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर 100 लोग नेचुरली कंसीव करते हैं तो सिर्फ हम्म। 30 to 35% लोग ही की ही प्रेगनेंसी सही आगे बढ़ती है। हम्म। आप समझ रहे हो इस बात को? हम्म। कि हम्म। ओनली 30 to 35% ऑफ कंसेप्शन लीड टू लाइव बर्थ। पर हम्म। ये हमें इतना नहीं पता चलता क्योंकि मैक्सिमम इसमें से ऑलमोस्ट 90% ऑफ मिसकैरेजेस दे हैपन बिफोर द प्रेगनेंसी टेस्ट इज पॉजिटिव। ये ओह। चीज समझ में हम्म। आ गई? सो हाँ। आईवीएफ का सक्सेस रेट कभी भी नेचुरल से ज्यादा हो ही नहीं सकता। सो हम्म। रियलिस्टिकली स्पीकिंग पर एम्ब्रियो सक्सेस रेट इज ओनली 30 to 35%। इसको हल्का सा ज्यादा बढ़ाया जा सकता है बाय टेक्निक नोन एज पीजीटीए, हम्म। जिसमें एम्ब्रियो की लेजर से हम बायोप्सी कर लेते हैं। टच क्लिनिक पे हमने नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट पीजीटीए शुरू किया था अराउंड 10 years बैक। सो इससे हम लेजर बायोप्सी करके हम ये पता लगा लेते हैं कि जो एम्ब्रियो है वो जेनेटिकली नॉर्मल है कि एबनॉर्मल। नॉर्मल और है। अगर वो जेनेटिकली एबनॉर्मल है तो वो हम नहीं ट्रांसफर करते, और जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो सक्सेस रेट इंक्रीजेस टू 60%। पर इससे ज्यादा आप रियलिस्टिकली सक्सेस रेट नहीं बढ़ा सकते।
आई थिंक बहुत सारे लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं होंगे, तो ये इंफॉर्मेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी करेक्ट। अवेयरनेस में। करेक्ट। तो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज आईवीएफ जर्नी। तो जब कोई कपल आपके पास आता है डॉक्टर प्रीति और वो आईवीएफ डिसाइड करता है, तो क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, आप हमें ब्रीफ में बताना चाहेंगी? यस। तो जब वो कपल हमारे पास आता है तो हम हम्म। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं। टच क्लिनिक वी बिलीव कि अगर आईवीएफ की जरूरत है तभी आईवीएफ करो, नहीं तो कई हम्म। पेशेंट्स को हम सिर्फ मेडिसिन और बाकी सिंपल प्रोसीजर से कंसीव करवा देते हैं। हम्म। अब हम मान के चलते हैं इस पेशेंट को आईवीएफ की जरूरत है। हम्म। तो अगर कपल को आईवीएफ की जरूरत है तो उनको हम कुछ न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं जिससे उनकी एग और स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव हो। हम्म। उनको लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, डाइट चेंजेस बताते हैं। और हम्म। फिर पीरियड्स के सेकेंड डे से वी स्टार्ट गिविंग देम इंजेक्शंस बाय द निडल निडल फ्री इंजेक्शन सिस्टम। तो उनको इसमें क्या होता है, हाई प्रेशर जेट से स्किन से दवाई एब्जॉर्ब हो जाती है तो आपको प्रिक नहीं होता। ठीक है। हम्म। एंड देन वी डू पर्सनलाइज्ड आईवीएफ। हर 2 से 3 दिन में अल्ट्रासाउंड करके एग्स को देखते जाते हैं, और जब एग प्रॉपर साइज के अराउंड 17-18 mm के बन जाते हैं तो फिर पूरा बेहोश करके फीमेल को वेजाइनली उनको एस्पिरेट कर लेते हैं, और उन एग्स को स्पर्म से फर्टिलाइज करके उनको इंक्यूबेटर में रख देते हैं। द फीमेल कैन गो बैक होम इन नेक्स्ट 2 to 3 hours। दिस टोटली हम्म। पेनलेस प्रोसीजर। फिर उनको थर्ड या फिफ्थ डे पे बुलाते हैं और जितने एम्ब्रियो बने हैं उनको बता के फिर 1 or 2 एम्ब्रियो एज पर देयर चॉइस ट्रांसफर कर देते हैं। कई हम्म। केसेस में हम फ्रीज भी कर देते हैं, हम फ्रेश साइकिल में नहीं ट्रांसफर करते हैं, उनको फ्रीज कर देते हैं और नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफर कर देते हैं। सो ये प्रॉपर जर्नी है, इसमें अराउंड 10 से 12 दिन लगते हैं। तो यूजली इसमें कितना टाइम लग जाता है कपल्स को आईवीएफ प्रोसेस में? आईवीएफ प्रोसेस में जैसे मैंने बताया 14 से 15 दिन हम्म। लग जाते हैं, और हम्म। अगर फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल ना हो तो फ्रोजन एम्ब्रियोज को ही नेक्स्ट मंथ फिर ट्रांसफर कर देते हैं। हम्म। सो यूजली 30% सक्सेस रेट पर एम्ब्रियो है, तो अगर आपके 3 एम्ब्रियो है तो 90% सक्सेस रेट हो जाता है इन हम्म। आफ्टर थर्ड ट्रांसफर। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत लोगों को इससे हेल्प मिलेगी कि अगर आईवीएफ फेल हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अगर आईवीएफ फेल हो जाता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है। पहले तो हम इवेल्युएट करते हैं कारण क्या था। एम्ब्रियो हम्म। खराब था कि जो सॉइल यूट्राइन कैविटी खराब थी। हम्म। सो वी डू डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी, उससे यूट्राइन कैविटी के अंदर देख लेते हैं, उसकी क्लीनिंग भी कर देते हैं। फिर इसके बाद जो एम्ब्रियो, अगर आपकी कंसेप्शन हुई है, हम्म। बीटा एचसीजी राइज किया है और फिर फॉल किया है, तो दैट इज मोर ऑफ एन मिसकैरेज। और हम्म। अगर कंसेप्शन ही नहीं हुआ तो इट इज इम्प्लांटेशन फेलियर। तो फिर फीमेल्स का हम थ्रोम्बोफिलिया टेस्ट करते हैं, देखते हैं उनमें कोई एंटीबॉडीज तो नहीं है। हम्म। सेकेंडली, एम्ब्रियोज के लिए अगर एम्ब्रियो कारण है तो फिर पीजीटीए, दैट इज द लेजर बायोप्सी इज वेरी गुड। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम यूज करते हैं टू सेलेक्ट द बेस्ट एम्ब्रियो। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हम थर्टी हम्म। परसेंट सक्सेस रेट लेके चल रहे हैं तो हम्म। 70% फेलियर के चांस है ना। राइट। सेकेंडली, आपको ये समझना है कि आप नेचुरली नहीं कंसीव कर रहे हो तभी तो आप आईवीएफ सेंटर पर हो। हम्म। आईवीएफ सेंटर पे मिरेकल तो नहीं हो जाएगा, आपके हम्म। एग है, आपके स्पर्म है। वी कैन हम्म। ओनली हेल्प यू कंसीव। तो सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट है पेशेंस रखना, बहुत जरूरी है। हम्म। एक बार फेल हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, नेक्स्ट टाइम ट्राई फेल हो करें। गया उसकी नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। पर हम्म। सिर्फ ब्लाइंडली ट्राई नहीं करते। एट आवर सेंटर वी कीप ऑन एडिंग थिंग्स, वी कीप ऑन हम्म। फाइंडिंग आउट व्हाट इज द रीजन, और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं ये देखने के लिए कि कारण क्या था। हम्म। Then if you are consistent and persistent हम्म। and you have faith in your, बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है कि जैसे डॉक्टर को पेशेंट पे फेथ है, पेशेंट को डॉक्टर पे फेथ होना चाहिए। आई राइट। ऑलवेज टेल कि हम्म। आप एक बार अच्छे से रिसर्च करके डॉक्टर चूज करो। फिर हम्म। इसके बाद डोंट कीप ऑन डॉक्टर शॉपिंग, दैट हम्म। डजंट हेल्प यू इन एनी वे। सो हम्म। एक ही डॉक्टर से कंसिस्टेंटली करवाओ और रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। हम्म। आई टोटली एग्री विद यू कि हमें अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए। एक बार अगर कोई चीज़ नहीं भी सक्सेसफुल हुई तो हम दोबारा उसको ट्राई कर सकते हैं और सेकेंड बार हमें उसकी सक्सेस मिल सकती है। तो जैसे कि मतलब जो अगर आईवीएफ किसी का फेल भी हो जाए तो उन लोगों के लिए भी नेक्स्ट होप है, उन्हें निराश नहीं होना है। तो ये एक बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है।
तो करेक्ट। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इमोशनली कपल्स को इस जर्नी में किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। एक तो उन दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट बनना चाहिए। मेनी टाइम्स यू मीट द हम्म। कपल्स दैट दे आर ब्लेमिंग ईच अदर। सी, हम्म। ब्लेम करके कुछ नहीं होना है, हम्म। क्योंकि यू आर अ यूनिट। हम्म। प्रॉब्लम मेल में है कि फीमेल में, उससे क्या फर्क पड़ता है? बेबी तो राइट। आप दोनों के लिए है ना। हम्म। सो एक हम्म। दूसरे को सपोर्ट करो, हम्म। अपने डॉक्टर की बात सुनो, और हम्म। हिम्मत करके आगे बढ़ते रहो। सो हम्म। दैट इज द इमोशनल सपोर्ट। सेकेंड, हम्म। एट आवर सेंटर वी ट्राई टू गिव साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑल्सो। वी ट्राई हम्म। टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम विद द कपल्स। सो हम्म। वो डॉक्टर ने भी आपको सपोर्ट देना है। हम्म। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये चीज बहुत आपने अच्छी बताई कि एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करना है, क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम पे ही फोकस करेंगे तो उसका हम कभी सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर हम करेक्ट। सोल्यूशन की दोनों कपल्स मिलकर के बात करेंगे कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको सक्सेस रेट उसका बेटर होगा, क्योंकि फिर आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे। राइट। तो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है डॉक्टर प्रीति फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आईवीएफ की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितनी आती है। आई नो इट्स डिफरेंट टू डिफरेंट केस, बट स्टिल एक व्यूअर्स के लिए अगर आप कोई एक नंबर दे सकें जिससे उन्हें एक आइडिया हो जाए। इंडिया में बहुत सस्ता है आईवीएफ। सो हम्म। अगर आप वैसे देखें तो 1 लाख प्लस इंजेक्शंस में बड़े इजीली आपका आईवीएफ हम्म। हो जाता है। सो हम्म। इट्स वेरी चीप इन इंडिया, बट दुबई, अमेरिका वगैरह में ये काफी ज्यादा महंगा है। तो 1 लाख पर मंथ में उनका हो जाएगा 1 लाख आईवीएफ। प्लस द कॉस्ट ऑफ इंजेक्शन सेपरेटली। सो ओके। अगर कॉस्ट ऑफ इंजेक्शंस भी पकड़ो तो आराम से 2.5 से 3 लाख के बीच में आपका प्रॉपरली पूरा आईवीएफ हो जाता है। आईवीएफ में भी इक्सी की बात कर रही हूँ मैं, हम्म। विच हम्म। इज मोर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ आईवीएफ। एंड इसमें आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर भी हो जाता है, एंड सो इट्स क्वाइट चीप। और अगर किसी को जैसे सिर्फ एग्स फ्रीज करा के रखने हो अपने फ्यूचर के लिए, तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है। बहुत कम आती है, 1.5 लाख के अंदर आराम से हो जाता है। ओके, दैट्स अ गुड थिंग। मतलब ज्यादा इतना नहीं है, हर कोई आजकल इतना अफोर्ड बल्कि कर सकता है और आराम से अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं लोग। करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है डिसीजन मेकिंग। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर प्रीति कि कपल्स कैसे डिसाइड करें कि अब हमें आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। कपल शुड नॉट डिसाइड, लेट द हम्म। डॉक्टर डिसाइड। हम्म। हम्म। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो आफ्टर हम्म। 1 ईयर ऑफ ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी, हम्म। तो फिर आपने एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से हेल्प जरूर लेनी है। हम्म। तो डायरेक्टली उसे आईवीएफ सेंटर पे नहीं जाना है, प्लस नहीं, पहले वो दे अपने शुड किसी। ट्राई, या दे शुड हम्म। ट्राई टू गो टू एन इनफर्टिलिटी सेंटर, नॉट सेंटर आईवीएफ पे। सेंटर। दोनों ओके। फर्क है। जो हम्म। आईवीएफ सेंटर है वो ये मान के ही चलते हैं कि आपका आईवीएफ करना है, तभी आप उनके पास ओ। आए हो। और ओके। इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट जो है वो आपको इवेल्युएट करेंगे, जैसे हमारे पास हम्म। कोई कपल आता है। हम्म। सो वी हम्म। इवेल्युएट की प्रॉब्लम कहाँ है। एग्स हम्म। नहीं बन रहे, स्पर्म काउंट खराब है, ट्यूब खराब है, अकॉर्डिंगली वी हेल्प देम। अगर हम्म। उनकी ट्यूब्स ठीक है, स्पर्म काउंट भी ठीक है, एग भी ठीक है, तो हम पहले ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं, फिर हम्म। नेचुरल तरीके से ट्राई करने के लिए देते हैं। हम्म। नहीं होता तो आईयूआई करते हैं, इंट्रा यूट्राइन हम्म। इंसेमिनेशन। नहीं हो रहा तो फिर आईवीएफ का सोचते हैं। पर अगर आप आईवीएफ सेंटर पर ही जाओगे तो वो ऑब्वियसली दे विल थिंक कि आप हम्म। आईवीएफ के लिए आए हो। राइट, क्योंकि हमें इन जनरल होती है ना कि ठीक है हम नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि आईवीएफ इज द मेथड। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम आईवीएफ मेथड के लिए कई बार ही जाते हैं कि आईवीएफ सेंटर पर ही चलते हैं, डायरेक्टली वहीं बात करेक्ट करेक्ट करेंगे। करेक्ट। तो इसमें डिले करना कितना रिस्की हो सकता है कपल्स के लिए। अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हो और आपने 6 से 7 महीने ट्राई कर लिया है, हम्म। हम्म। आई वुड से कि गो टू अ गुड इनफर्टिलिटी सेंटर। हम्म। व्हाई यू वांट टू डिले इट? डिले करने से हम्म। चीजें खराब ही होंगी ना। तो हम्म। अगर कोई ट्रीटेबल कॉज है तो वो आपकी हेल्प हो जाएगी। सो हम्म। व्हाई डिले इट? हम्म। गो, द अर्लियर द बेटर। कई बार हम सोचते हैं ना कि चलो एक साल और ट्राई कर लेते हैं आईवीएफ में जाने से या डॉक्टर के पास जाने से, और कई बारी वो डिले होती जाती हैं चीजें। हम्म। आइडियली वन शुड नॉट डू इट। राइट। नेक्स्ट इस पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन से वार्निंग साइंस हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए और तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए।
प्रेगनेंसी में अगर आपको नॉर्मल नहीं लग रहा है तो वो आपने कांटेक्ट करना ही है। सो हम्म बिल्कुल, अगेन हम इसको ट्राइमेस्टर वाइज डिवाइड करते हैं। हम्म प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हम्म 12 वीक्स इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हम्म पूरी प्रेगनेंसी 40 वीक्स की है, तो हम्म 12 हफ्ते तक फर्स्ट, 12 से 28 हफ्ते तक सेकंड, और 28 से डिलीवरी तक थर्ड हम्म ट्राइमेस्टर। और आजकल तो 4 ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं, डिलीवरी के बाद 6 वीक्स। ओके। सो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब बिल्कुल शुरू में पहले 12 हफ्ते में आपको ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा नौजिया हो रहा है, बहुत वॉमिटिंग हो रही है, या हम्म आपको अच्छा नहीं लग रहा, बीपी बढ़ रहा है, बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, यू शुड हम्म कंसल्ट द डॉक्टर। हम्म वैसे भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 6 हफ्ते पे एक अल्ट्रासाउंड जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया था, प्रेगनेंसी ट्यूब हम्म में शुरू होती है और फोर्थ रे हम्म यूट्रस में आके ग्रो करती है। तो हम्म 6 से 7 हफ्ते के बीच में अल्ट्रासाउंड जरूर कराना है कि कहीं ट्यूबल प्रेगनेंसी तो नहीं है, नहीं तो वो रप्चर होके मदर को किल कर सकती है। ओ माय गॉड। देन वी कम टू 12 to 28 वीक्स। सो हम्म ये सबसे अच्छा टाइम भी है प्रेगनेंसी का, और इस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स भी होनी शुरू होती हैं। तो हम्म इनमें रेगुलर अल्ट्रासाउंड्स होने चाहिए टू सी कि बेबी में कोई कंजेनाइटल मैल्फॉर्मेशन तो नहीं है। हम्म सेकेंडली, आपका बीपी चेक होना चाहिए, आपकी शुगर चेक होनी चाहिए, आपका लिवर फंक्शन टेस्ट चेक होना चाहिए। अगर कुछ भी एबनॉर्मल है तो इट विल कम हम्म इन द हाई रिस्क प्रेगनेंसी। और अगर आपको ब्लीडिंग हो जाती है एट एनी हम्म पॉइंट इन प्रेगनेंसी, यू शुड कंसल्ट। हम्म एंड लास्ट ट्राइमेस्टर में तो अगर मूवमेंट्स कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, या हम्म आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपका बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, या वो वाटर लीकेज हो गई, इन्फेक्शन हो गया, यूरिन प्रॉब्लम हो गई, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। हम्म। और जो आपने फोर्थ ट्राई सेमेस्टर बताया, जो आपने कहा कि आजकल बोला जाता है, दैट इज पोस्टपार्टम ऑल्सो। पोस्टपार्टम में अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, रुक ही नहीं रही है, आपके हम्म ब्रेस्ट के लम्प्स बनते जा रहे हैं, या पैर में क्लॉट हो गया, इसलिए सारे मेरे प्रेग्नेंट पेशेंट्स डीवीटी स्टॉकिंग्स पहनते हैं राइट फ्रॉम द हम्म टाइम ऑफ कंसेप्शन। हम्म क्योंकि प्रेगनेंसी में लेग्स में क्लॉट बनने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। बहुत। तो सो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने चाहिए 2 से 3 घंटे, और डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद तक पहनने चाहिए। सो हम्म वो है। और अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, और अगेन हीमोग्लोबिन फॉल कर रहा है, या आपको आपको कुछ खाया नहीं जा रहा, आपका जॉन्डिस हो रहा है, सो फिर यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। ओके। तो इसमें क्या डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस में भी कुछ जरूरत रहते, चेंजेस की जरूरत रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? यस, प्रेगनेंसी में हमने स्मोकिंग बंद करनी है, बिल्कुल 100% बंद करनी है। हम्म जिनको ड्रिंकिंग की आदत है वो दे कैन हैव 1 ग्लास ऑफ वाइन और 1 ग्लास 30 ml ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एल्कोहल वंस अ वीक। हम्म पर कोशिश करें ना ले। हम्म वेज नॉन वेज दोनों खा सकते हैं, पर नॉन वेज में वेल कुक्ड खाना है। कच्चा एग नहीं खाना, नहीं तो टाइफॉइड होने का डर होता है। ब्लू चीज नहीं खाना होता, नहीं तो लिस्टीरियोसिस होने का डर होता है। हम्म बाकी मीठा कम खाइए, हाई हम्म प्रोटीन डाइट लो, एक्सरसाइज करो। और आपको ये मिथ है कि हमें 2 लोगों के लिए खाना है, आपको सिर्फ 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाना है, जो एक सिंपल एक सैंडविच से पूरी हो जाती है। हम्म चाय कॉफी में आप पूरे दिन में 2 कप ऑफ कॉफी या 2 कप ऑफ चाय ले सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स, हम्म बाकी जस्ट एंजॉय द प्रेगनेंसी। हाँ, हमारे जो मदर्स हैं या दादी नानी, वो हमेशा बोलती हैं कि अब तुम्हें दो का खाना खाना चाहिए। कई बार नहीं भी खाया जाता है, देन ऑल्सो दे से कि नहीं, अब तो दो का खाना चाहिए। और घी, जैसे कि घी बोला जाता है कि इट्स, इज इट गुड? घी ओनली द नॉर्मल घी, मतलब जैसे आप नॉर्मल रोटी दाल सब्जी में खा रहे हो वही, कुछ एक्स्ट्रा खाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अननेसेसरली वेट गेन होगा, फिर बीपी बढ़ेगा, फिर शुगर बढ़ेगी, कोई हम्म। फायदा नहीं। और जैसे पाइनएप्पल के लिए बोला जाता है कि नहीं खाना चाहिए, इज इट अ मिथ? इट्स एब्सोल्युटली अ मिथ। पाइनएप्पल पपाया कोई मिसकैरेज नहीं करते हैं। ओके। और इसमें अगर ट्रैवल और एक्सरसाइज सेफ है, या किसी ट्राई सेमेस्टर में हमें इसे अवॉइड करना चाहिए? इट्स एब्सोल्युटली सेफ। सिर्फ हम लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हैवी वेट या हॉर्स राइडिंग ना करो। बाकी हम्म। एवरी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, स्विमिंग, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग इज सेफ। और सही। जब आप कार ड्राइव ट्रैवल करते हो तो सीट हम्म। बेल्ट जरूर बांधिए। बाकी फ्लाइट, शिप, कार, एवरी ट्रेन, एवरीथिंग इज सेफ इन प्रेगनेंसी। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जो आपकी स्पेशलिटी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी एग्जैक्टली क्या होती है और कौन कौन इसमें फॉल करता है? राइट। सो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की एक बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन है। जो प्रेगनेंसी किसी भी तरीके से एबनॉर्मल हो वो हाई हम्म रिस्क प्रेगनेंसी में आती हम्म है।
अब हाई रिस्क प्रेगनेंसी का कारण हो सकता है मदर, बेबी और प्लेसेंटा। तीन चीजें हम्म प्रेगनेंसी करती हैं। उसके हम्म अंदर मदर है, उसके अंदर का बेबी है, और ऑल या प्लेसेंटा जो बच्चे को सप्लाई करती है। सो हम्म हम एक एक करके चलते हैं। मदर में हाई रिस्क कारण क्या हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज एज, विच इज वेरी कॉमन हम्म नाउ डेज। एज मोर देन 35 कम्स इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हम्म क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं। हम्म सेकेंड, हाई ब्लड प्रेशर इन मदर, देन डायबिटीज इन मदर, हाइपर हम्म हाइपर या हाइपोथायरॉइड प्रॉब्लम्स इन मदर। हम्म फिर मदर में कोई थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर है, डीवीटी है, या उसको हार्ट डिजीज है, कार्डियक हम्म प्रॉब्लम है, हम्म ट्यूबरक्लोसिस है, लंग की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, या एपिलेप्सी है, किडनी हम्म फेलियर है, सो हम्म एनी प्रॉब्लम, लिवर डिजीज है। सो अगर हम्म मदर की किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है तो इट हम्म कम्स इन द हाई रिस्क। सही। थर्ड, अगर मदर का प्रीवियस सिजेरियन हो चुका है, एनी प्रीवियस सर्जरी हो चुकी है, दैट कम्स इन द हाई रिस्क। हम्म प्रीवियस मिसकैरेजेस, IVF, these come in the high risk pregnancy। सो हम्म ये मदर से रिलेटेड है। हम्म अब आ जाते हैं बेबी। अगर बेबी में कोई प्रॉब्लम है, जैसे बेबी में हार्ट डिजीज है, तो इट्स हम्म अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अगर बेबी की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही, IUGR बेबी है, इट बिकम्स हाई रिस्क। हम्म बेबी के आसपास का पानी कम है, इट बिकम्स हाई रिस्क। हम्म बेबी के अगर सपोज कोई कंजेनाइटल मैल्फॉर्मेशन है, बेबी में ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा, स्पाइन में कोई डिफेक्ट है, इट बिकम्स हाई रिस्क। हम्म देन कम्स द प्लेसेंटा। अगर जो ऑल है या प्लेसेंटा है वो लो लाइंग है, जो हम्म जो बच्चेदानी का मुंह है, सर्विक्स उसके ऊपर है, बिकम्स हाई रिस्क, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। या प्लेसेंटा कम बना है, या प्लेसेंटा ज्यादा बना है, या इन्फेक्शन हो रहा है, या प्लेसेंटा में किसी वजह से हाइपरट्रॉफी हो रही है, या हम्म फिर ब्लड ग्रुप मदर का RH नेगेटिव है। सो हम्म ऑल दीज थिंग्स दे कम इन द हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हम्म। तो जैसे कि आपने बताया कि अगर किसी का पहले सी सेक्शन हो रखा है तो वो भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, आपने ऐसे केसेस देखे हैं कि किसी की फर्स्ट सी सेक्शन हुई हो और सेकंड उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई हो? हाँ, ये बहुत कॉमन है। इसको वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन बोलते हैं, VBAC हम्म बोलते हैं। और ये उन केसेस में पॉसिबल है जिसमें रेकरिंग कॉज ऑफ सिजेरियन नहीं है। सो हम्म ये जानना बहुत जरूरी है कि पिछली बार सिजेरियन क्यों हुआ। कई बार हम्म ऑल नीचे होती है इसलिए सिजेरियन होता है, कई बार हम्म बच्चा उल्टा होता है, ब्रीच, तो हम्म सिजेरियन होता है। हम्म ट्रांसवर्स लाई लाई की प्रॉब्लम है तो सिजेरियन होता है। मदर का BP बहुत बढ़ गया तो सिजेरियन करना पड़ता है। हम्म और अगर वो सेकेंड टाइम पे ये प्रॉब्लम नहीं है, तो हम्म फिर वेजाइनल बर्थ अगर मदर चाहती है, ट्राई किया हम्म। जा सकता डॉक्टर प्रीति, जैसे क्योंकि आप रोबोटिक सर्जरी भी करती हैं, तो क्या आप बता सकती हैं कि रोबोटिक टेक्निक का आईवीएफ और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कितना सपोर्ट होता है? है। सो रोबोटिक सर्जरी इज अ एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, की होल हम्म सर्जरी। अब जैसे हम्म यूट्रस निकालना है, या ओवेरियन सिस्ट निकालना है, या इनफर्टिलिटी में ट्यूब्स ब्लॉक्ड है उनको जोड़ना है। हम्म सो पहले तो हम ओपन करते थे, पर अब हम्म फिर आया लेप्रोस्कोपी। मैं 30 साल से लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज कर रही थी, और 2017 से आई एम बीन डूइंग रोबोटिक सर्जरी। वाओ। सो रोबोट जो है उसका प्रिसीशन बेटर है, उसकी हम्म 3D विजिबिलिटी है, पेनलेस सर्जरी होती है, पेशेंट बहुत कंफर्टेबल है, इन्फेक्शन नहीं होता, एंड सक्सेस हम्म रेट इज पोर। द हम्म ओनली डिसएडवांटेज इज कि लेप्रोस्को इंडिया में लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक के प्राइस में अराउंड 1 से 1.5 लाख का फर्क आता है। और हम्म रोबोटिक सर्जन्स बहुत कम है। पर हम्म अगर आपके पास रोबोटिक सर्जन की फैसिलिटी है एंड यू कैन अफोर्ड, देन वन शुड गो फॉर द रोबोटिक सर्जरी। हम्म। क्योंकि वो ज्यादा प्रिसीशन और ज्यादा बेटर ज्यादा है। प्रिसिशन, ज्यादा सक्सेस आता है, और पेन भी कम होता है एज कम्पेयर टू लेप्रोस्कोपिक। हम्म। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड। आपको एक लाइन में इसका आंसर देना है। वन बिगेस्ट मिथ अबाउट आईवीएफ। IVF is painful procedure is a myth. Second myth is that IVF is the last procedure. It should be done only in the end. No. The हम्म। earlier you do, the better results are there. वन मिस्टेक्स दैट कपल मेक बिफोर आईवीएफ। Keep on delaying the हम्म procedure. हम्म। One वन should do it as early as एज possible. अर्ली पॉसिबल, राइट। वन हैबिट दैट damages fertility। Smoking, हम्म। drinking, stress, drugs. So these दोनों are the दोनों के habits. केसेस में, मेल्स एंड दोनों फीमेल्स के बोथ। cases. एंड वन टेस्ट एवरी कपल शुड डू बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी।
Not one test, two, three tests. One, your blood group. Mm-hmm. Second, HP electrophoresis, that you are not thalassemia carrier. Mm-hmm. Third, your sugar and your thyroid. थायराइड। और एक एडवाइस कपल के लिए जो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। हर जना कंसीव कर जाता है, जस्ट बी कंसिस्टेंट, जस्ट बी परसिस्टेंट एंड चूज योर डॉक्टर वेल। हम्म। एंड वंस यू हैव चोजन, स्टिक विद योर डॉक्टर, क्योंकि हम्म। डॉक्टर भी यही चाह रहा है ना, आप कंसीव करो। सो राइट। बार बार डॉक्टर चेंज करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। कई बार ये लोग सोचते हैं कि नहीं, अभी हम और मल्टीपल ओपिनियंस ले लेते हैं, फिर वो इस डॉक्टर के जाते हैं, उस डॉक्टर के, तो एक एक डॉक्टर आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द डॉक्टर ऑल्सो। फिर डॉक्टर भी अपना ओनेस्ट खो देता है ना। डॉक्टर भी हम्म। सोचते हैं ठीक है, तो हर रोज इधर उधर घूम रहे हैं तो ठीक है, देर इज नो वन टू वन रिलेशन। सी, राइट। ह्यूमन नेचर इज द सेम। हम्म। अगर आप दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो दूसरा भी आप पे नहीं करेगा। सो इट हम्म। डजंट गो वन वे। इफ हम्म। द पेशेंट डजंट ट्रस्ट द डॉक्टर, देन डॉक्टर ऑल्सो डजंट केयर अबाउट द पेशेंट। अगर राइट। आप अपने डॉक्टर पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो, उसको, हम्म। उसकी बात समझते हो, तो उसको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी भी एक ओनरशिप होती है। दे ऑल्सो हम्म। फील लाइक डूइंग समथिंग फॉर यू। राइट। सो इट्स अ टू वे हम्म। ट्रैक, इट्स नॉट जस्ट वन साइड हाईवे। हम्म। और मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, एक मैसेज उन व्यूअर्स के लिए जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, और वो कपल्स जो कि कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन्हें एक आप उम्मीद और हिम्मत मिल सके आपके मैसेज से। लाइफ इज ब्यूटिफुल। हम्म। होप इज द ओनली वे ऑफ लिविंग. Do not lose your hope, and soon you will get what you want to achieve. Be hopeful always. दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। और थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति फॉर बीइंग ऑन माय शो। इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को देने के लिए इतनी सिंपल तरीके से आपने समझाया। और आई थिंक ये एपिसोड जिन कपल्स तक भी पहुंचेगा, उन्हें इस एपिसोड से बहुत फायदा होगा। और मेरी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स तक शेयर करें, ताकि क्या पता आपका एक शेयर किसी को माता पिता बनने का मौका दे और उनको ये हेल्प करे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू पॉडकास्ट विद शिल्पा। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। Thank you. Thank you, Shilpa, and all the best to everyone. यस। Bye. Good night. बाय।